वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इस लेक्चर में हम उनकी चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने हॉब्स के बाद जो सामाजिक समझौते की एक परंपरा है इसको आगे बढ़ाया या इसको विस्तार दिया अपने स्टाइल में। हालांकि वो हॉब्स के स्टाइल से बिल्कुल अलग था और उस विचारक की चर्चा करने वाले हैं जिसे आधुनिक जो पूंजीवादी सोसाइटी आप वेस्ट में देखते हैं और उदारवाद, इसके अलावा जो सारे आपको लोकतांत्रिक देशों में मूल्य देखने को मिलते हैं, चाहे वो लीजिस फेयर का सिद्धांत हो, सीमित सरकार का सिद्धांत हो, संविधानवाद का सिद्धांत हो, या फिर इसके अलावा जो नव उदारवादी अवधारणा हो, इन सब की जो जननी मानी जाती है या शुरुआत मानी जाती है वो जॉन लॉक के विचारों और उनके चिंतन से मानी जाती है। तो आइए हम इनकी जीवनी से इनके अध्ययन की शुरुआत करेंगे और इनकी जीवनी में हम देखेंगे कि इनका जो जन्म है वो 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड में हुआ था। हालांकि इनकी जन्म और मृत्यु के सन थोड़े थोड़े से याद रखिएगा, बाकी डेट वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भूल सकते हैं। बाकी जन्म इसलिए मायने रखता है कि इनका जन्म किस काल में हुआ है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 17वीं शताब्दी के व्यक्ति थे और इनके ही बाद जो इनके जीवन काल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उनका प्रभाव भी हम देखेंगे, खासकर इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 की, इसके बाद या इसके पहले जो हुई थी वो फ्रांस की क्रांति है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके विचारों से प्रभावित मानी जाती हैं। इसके अलावा जो इनका जीवन है वो शुरुआती शिक्षा जो हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मानी जाती है और पहले उन्होंने वहां अध्ययन किया, इसके बाद अध्यापन का कार्य भी वहीं करने लगे। ये जीवन में जो इनके राजनीतिक विचार हैं वो दो व्यक्तियों से खासे प्रभावित माने जाते हैं, जिसमें से पहले व्यक्ति थे वो लॉर्ड शेफ्टबरी करके उनका नाम आता है, शेफ्टसबरी, और जो एक दूसरे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे वो थे लॉर्ड एस्ले। इन दो व्यक्तियों का जो जॉन लॉक के जीवन पे है वो महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। पहले ये इनके संरक्षण में उन्होंने राजनीति की शुरुआती परिपाटी सीखी, उनसे राजनीति के गुण सीखे। इसके बाद जो लॉर्ड एस्ली हुए, ये वहां एक दल चलता था जिसे वीग दल कहा जाता था, इसके संस्थापक भी हुए हैं, इसके अध्यक्ष थे ये लॉर्ड एस्ली। तो इससे भी ये जुड़े रहे और इनके वो निजी चिकित्सक थे, यानी पर्सनल डॉक्टर थे और इनके वो सचिव भी हुए थे। तो इनके साथ इन्होंने अच्छा खासा अपना जीवन व्यतीत किया है और इन्हीं के संरक्षण में रह के राजनीति और राजनीति के दांव पे सीखे राजनीतिक का सिद्धांतों का पोषण किया और अपने चिंतन का विकास भी किया। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके ही जीवन काल में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। बेसिकली ये हुआ क्या था कि वहां दो दल हुआ करते थे, एक ये व्हिग दल था और एक दल था टोरी। ये जो टोरी दल था वो राजतंत्र का समर्थक था, यानी उस टाइम जो राजा था वो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय। इसके संरक्षण में ये दल चलता था और वो राजतंत्र को बनाए रखना चाहता था और राजतंत्र की शक्तियां को भी बढ़ाना चाहता था। जबकि इसके विपरीत जो दूसरा दल था, व्हिग दल था, इसके प्रमुख जो थे वो लॉर्ड एस्ली थे, जैसे कि मैंने बता चुका हूं आपको। ये लोकतंत्र समर्थक थे और संसद की शक्तियों को कम करके मानवाधिकार और मानव के जो स्वतंत्रता है और अधिकार इनको बढ़ाना चाहते थे। तो इन्हीं के मध्य बेसिकली ये गौरवपूर्ण क्रांति की घटना हुई थी। आपने इतिहास में से पढ़ा होगा, विश्व इतिहास में थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छी चीजें कनेक्ट हो पाती हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जेम्स प्रथम लड़े बिना ही इनके व्हिग दल के दबाव में अपनी जो मुद्रा है वो टेम्स नदी में फेंक के फ्रांस भाग गया था। और फिर जो व्हिग दल के लोग हैं, लॉर्ड एस्ली वगैरह और जॉन लॉक भी उन्हीं में शामिल था, इनने जेम्स सेकंड की जो बेटी थी मेरी, उनको और उनके पति जो थे विलियम ऑफ ऑरेंज, ये उस समय हॉलैंड यानी वर्तमान नीदरलैंड के शासक थे, तो उनको वहां से बुलवा के इंग्लैंड की गद्दी पर स्थापित किया था और मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज संयुक्त रूप से शासक बने थे। इसके बाद इसी के एक साल बाद 1689 को बिल ऑफ राइट पारित किया गया था वहां की संसद के द्वारा और राज्य द्वारा उसे स्वीकृत भी किया गया था, जिसे फिर विस्तृत रूप से नागरिक अधिकारों की प्राप्ति की गई थी और वहां की विभिन्न नागरिक स्वतंत्रताओं की भी घोषणा की गई थी इस बिल ऑफ राइट के द्वारा। तो बिल ऑफ राइट, BOR बोलते हैं इसे। तो बेसिकली यही थी गौरवपूर्ण क्रांति। और इससे पहले जो 1688 के पहले जो तनातनी चल रही थी, उस चक्कर में ये पहले कुछ समय फ्रांस भी भागे थे
और उसके बाद अल्टीमेटली ये नीदरलैंड भाग गए थे, जो कि जैसे कि मैंने बताया यहाँ मेरी और उनके पति विलियम ऑफ ऑरेंज शासन कर रहे थे, और ये धार्मिक असहिष्णु लोगों के लिए एक विस्थापन स्थल टाइप से था। जैसे वर्तमान में आप लंदन में देखते हैं या कोई भी अन्य पश्चिमी देश है, कहीं का भी कोई शरणार्थी भाग जाता है, जैसे कि इस प्रकार की चीजें आपको कतर में ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे अफगानिस्तान के शासक, जैसे मुझे याद आ रहा है, वो कतर में शरण लिए हुए। हाल ही में सीरिया के जो शासक हैं असद अल असद, वो रूस में उन्होंने शरण ले रखी है। तो इसी प्रकार उसका कुछ गढ़ नीदरलैंड हुआ करता था कि जो भाग के लोग वहां शरण लेते थे। तो इसी प्रकार की शरण हमारे जो आज के दार्शनिक हैं जॉन लॉक, उन्होंने ली थी विलियम ऑफ ऑरेंज के शासक नीदरलैंड में। और अल्टीमेटली जब ये क्रांति संपन्न हो गई, जेम्स द्वितीय भाग गया वहां से, तो फिर वो वापस यहाँ आए इंग्लैंड, और फिर एक अच्छा पद मिला इन्हें। राजतंत्र की शक्तियां कम की गई और लोकतंत्र बहाल किया गया। एक बात और आप याद रखिएगा, इसे गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको वैसे तो पता होगा। गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इतना बड़ा शक्ति परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, बिना रक्त की एक बूंद बहाए इतनी शांतिपूर्वक तरीके से एक नागरिक अधिकारों की स्थापना हो गई, या उन्हें लोकतंत्र की बहाली कर दी गई, और राजा को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। वो अपनी मुद्रा टेम्स नदी में फेंक के भाग गया था एक्चुअली। तो वही है कि इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है और गौरवपूर्ण क्रांति इसी वजह से कहा जाता है। चलिए अब इनके जीवन के बाद हम इनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे, जो कि इनकी कुछ बहुत प्रमुख रचनाएं, और क्वेश्चन भी जॉन लॉक से अच्छे आते हैं, तो थोड़ा सा आप इसे याद रखिएगा। इनका पुस्तकों का क्रम भी पूछा जा सकता है। कुल मिला के ये एक इंपॉर्टेंट दार्शनिक है। आप इनके विचारों को और इसके अलावा भी आपको जहां से फैक्ट मिले तो आप उन्हें लर्न करने की कोशिश करें। तो आइए इनके प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं हम, जो कि जैसे मैंने बताया कुछ समय के लिए ये नीदरलैंड विस्थापित हुए थे, और उससे भी पहले फ्रांस भी गए थे कुछ समय के लिए। तो बेसिकली जो रचनाएं हैं वो वहीं की मानी जाती हैं। उन्हीं विस्थापित दिनों की टाइम में इन्होंने ये लिखा था ये चीजें। जॉन लॉक ने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, देख रहे हैं कितनी व्यापक स्पैम था इनका राइटिंग के क्षेत्र में। उन्हीं विभिन्न विषयों से संबंधित 30 ग्रंथों की रचना की है इन्होंने लगभग। लेकिन आज हम इनके सिर्फ राजनीतिक दर्शन को ही पढ़ने वाले हैं। इसमें भी जो एक प्रमुख रचना है उनकी, वो पहली रचना मानी जाती है, ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, 1676 की है। आप सन थोड़ा सा याद रखिएगा, और कमोबेश ये तो याद रखिएगा कि कौन पहले लिखी गई थी, कौन सी बाद में। ऐसा आजकल ट्रेंड सा बन गया हो, चाहे एपी का पेपर हो या नेट के पेपर हो, ऐसे ट्रेंड में ये चीजें पूछी जाती हैं कि इन्हें आप क्रम से जमाइए। इसके बाद जो इन्होंने 3 लेटर लिखे हैं टॉलरेंस पे, ये बेसिकली आप यही समझ लीजिए, जो पहले ये लेटर्स हैं ये धार्मिक सहिष्णुता पे लिखे गए हैं। धार्मिक सहिष्णुता, जी हाँ, धार्मिक सहिष्णुता पर इनको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। जैसे कि मैंने गौरवपूर्ण क्रांति की बात की, तो ये जेम्स प्रथम, जेम्स सेकंड, और ये किनके मध्य हुई थी, और ये विग दल वाले जो लोग थे इनके मध्य हुई थी। तो ये विग दल वाले जो लोग हैं बेसिकली वो प्रोटेस्टेंट शाखा थे, या सुधारवादी शाखा जो ईसाई धर्म की मानी जाती है उससे संबंधित थे। जबकि ये जो जेम्स सेकंड थे, ये जो कैथोलिक है यानी रूढ़िवादी धर्म है इससे संबंधित माने जाते थे। ये ईसाई धर्म की कैथोलिक शाखा से, और ये सुधारवादी जो प्रोटेस्टेंट शाखा थी उससे संबंधित व्यक्ति थे। तो बेसिकली इन्हीं के बीच लड़ाई थी। ये थोड़े से कट्टर लोग होते हैं, ये उदार और सुधारवादी लोग होते हैं। तो चूंकि जो अपने लॉक साहब हैं वो भी विग दल के सदस्य थे और सुधारवादी दृष्टिकोण रखते थे। एक प्रोटेस्टेंट परिवार में ही उनका जन्म हुआ था। ये प्रोटेस्टेंट मेनली प्रोटेस्ट शब्द से बना है, जो कि एक धार्मिक प्रोटेस्ट है या सुधारवादी आंदोलन है, ईसाई धर्म के अंतर्गत थी। तो उसी से एक पूरी प्रोटेस्टेंट क्रांति टाइप से बना, और प्रोटेस्टेंट धर्म भी कुछ लोग बोल देते हैं सुधारवादी धर्म को। जैसे हमारे यहाँ आप देख सकते हैं जैन और बौद्धों को भी हिंदू के अंतर्गत कुछ सुधारवादी धर्म कहते हैं, और कुछ लोगों ने अलग धर्म भी बोलते हैं, वो एक अलग डिबेट है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि उन्होंने टॉलरेंस पे इतना क्यों लिखा है। देख सकते हैं आप 3 लेटर लिखे उन्होंने, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस। पहला जो था वो 1689 का है, दूसरा लेटर जो है वो 1690 का, और तीसरा लेटर 1692 का है। इनमें से भी जो सेकंड और थर्ड लेटर है यानी लास्ट के 2 लेटर हैं, वो एक विद्वान हुए जोनास
फ्रोस्ट, इनके खिलाफ उन्होंने लिखे हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि फर्स्ट लेटर में जो धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई या धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, जो कि प्रोटेस्टेंट जो शाखा थी उससे संबंधित चीजें हैं। और इसके अलावा एक चीज और आप याद रखिएगा, यहीं पे बता दे रहा हूं, जैसे कि आपने हॉब्स को पढ़ा होगा, तो हॉब्स से भी आपको यहाँ कुछ समानताएं देखने को मिल रही हैं। जैसे वहां भी संसद समर्थक और राजा के मध्य लड़ाई चल रही थी। इसके अलावा जो वहां भी ऐसे ही दो गुट बने हुए थे, वहां भी लड़ाई हुई थी। वहां उसे गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है या प्रूटन क्रांति के नाम से जाना जाता है। वो हिंसक क्रांति थी, लेकिन जो लॉक के समय हुई वो गौरवपूर्ण क्रांति हुई और संसद समर्थक अल्टीमेटली जीत गया और उन्होंने बिल पारित करवा ली। इसके अलावा एक और चीज है, जो हॉब्स महोदय हैं वो धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्ष थे। ये कायदे से एक नकारात्मक अवधारणा है जिसमें धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है राज्य से। और ऐसा कहा जाता है कि जो धर्म होता है वो हॉब्स महोदय उसकी ऐसी व्याख्या करते हैं कि उसे राज्य के अंडर में ले आते हैं, तो ये राज्य हो गया और उसके अंतर्गत धर्म अपना काम करेगा या अपने आप को ऑपरेट करेगा। तो इसके विपरीत जो हॉब्स महोदय, जो लॉक महोदय हुए हैं, इन्होंने थोड़ी सी सकारात्मक अवधारणा में धार्मिक सहिष्णुता की बात की है और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। कहीं भी उनके विचारों में निरंक धार्मिक धर्मनिरपेक्षता के गुण नहीं हमें दिखाई देते। तो ये बात याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता संबंधी बातें लॉक नहीं किया करते थे। इसके अलावा कुछ और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनमें से भी जो प्रमुख रचना है वो ये है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। 1690 की रचना है ये, यानी ये कुछ समय बाद ही लिखी गई थी, यानी करीब 1.5-2 साल बाद ही लिखी गई थी गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। इसका पूरा नाम है एन ऐसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो इसे भी याद रखिएगा, कहीं पूछ सकते हैं कि इसका ओरिजिनल या पूरा नाम क्या था, तो ये था। थोड़ा सा बड़ा है, याद रखिएगा। बेसिकली ये उनकी सबसे प्रमुख रचना है और इसी में उन्होंने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है। सामाजिक समझौता बेसिकली इनका, अगर आप शॉर्ट में समझें तो दो प्रकार से होता है। पहला, व्यक्तियों के मध्य इसमें राज्य का निर्माण होता है, राजनीतिक संस्था बनती है। फिर ये राज्य और व्यक्तियों के मध्य दूसरा समझौता कराते हैं जिसमें सरकार का गठन होता है। तो ये दो समझौते होते हैं हॉब्स की अपेक्षा यहाँ पे, जबकि हॉब्स एक ही समझौते से राज्य और सरकार दोनों का गठन कर देता था। इसके अलावा कुछ और अन्य तथ्य हैं, जैसे इस पुस्तक के बारे में हम जाने तो लॉक के इस ग्रंथ में जो प्रथम निबंध है वो जो एक रॉबर्ट फिल्मर नाम के विचारक हुए हैं, इसे हमने हॉब्स में भी पढ़ा था। ये रूढ़िवादी टाइप के विचारक हैं, देवीय जो सिद्धांत है उसको मानते थे। जैसा कि आगे लिखा है, रॉबर्ट फिल्मर के राज्य के देवी सिद्धांत की आलोचना की है। और दूसरे निबंध में जो सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव, कार्यक्षेत्र का विशद रूप से विवेचन है इसमें। यानी पहले निबंध में जो है वो रॉबर्ट फिल्मर की व्यापक रूप से आलोचना की गई, कटु आलोचना है उनके देवीय सिद्धांत की और उनके द्वारा जो प्रतिस्थापनाएं की गई हैं उनकी आलोचना है। और दूसरे में जबकि वो अपने स्तर से सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव और कार्यक्षेत्र का वर्णन करते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो ये दूसरा वाला निबंध है, हम आगे जाके एक दार्शनिक को भी पढ़ेंगे, वाहन महोदय, वो इस बात को कहते थे कि जो अप्रत्यक्ष रूप से दूसरा वाला निबंध है या दूसरा पार्ट इस किताब का, वो हॉब्स के चिंतन का खंडन किया गया है। आप जब लॉक के विचारों को पढ़ेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल ले मानव स्वभाव का, तो जो लॉक और हॉब्स के मानव हैं वो विपरीत स्थिति में आके खड़े होते हैं। आपने हॉब्स के मानव स्वभाव की विशेषताएं पढ़ ली हैं, जैसे मानव स्वार्थी है, लालची है, छली है, कपटी है, या कुल मिला के एक नकारात्मक रूप में आप चित्रित कर रहे हो मानव को। जबकि लॉक थोड़ा सा सकारात्मक रूप में इसका चित्रण करते हैं, वो इसे सहयोगी, अच्छे गुणों वाला मानते हैं और सदचरित्र वाला मानव समझते हैं। तो ऐसे ही है कि इसमें जब वो अपने मानव का स्वभाव वर्णन करेंगे तो कायदे से हॉब्स का खंडन हो जाएगा, क्योंकि हॉब्स के जो विचार थे वो लॉक के विचारों से विपरीत थे। तो आप एक चीज और याद रखिएगा, उन्होंने प्रत्यक्षता ऐसा नहीं किया है या बाय शब्द हॉब्स का कहीं इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रतिस्थापनाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनसे कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वही है, प्रोफेसर वाहन की बात हमें देख लेनी चाहिए कि यह पुस्तक, यानी जो टू ट्रीटीज नाम की पुस्तक है, वो दो नाली बंदूक की तरह है। यानी इस बंदूक में दो नाली हैं, जैसे कि आपने परंपरागत बंदूकें देखे होंगे, 12 बोर टाइप की बंदूक, इसमें दो नाली है। जो एक नाली है उसका मुख है वो रॉबर्ट फिल्मर द्वारा समर्थित देवीय सत्ता के खिलाफ है। ये तो सीधा सीधा
लॉक भी बोलते थे कि मैं इसका खंडन कर रहा हूं पहली के पुस्तक में। जबकि जो दूसरी नाली है वो हॉब्स की निरंकुशता के खिलाफ है। तो वही बात है कि लॉक ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से कहा है, जबकि वाहन उसे प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं कि ऐसा ही किया गया है। जबकि पीटर लॉसलेट है, ये थोड़ा सा बचाव करते हुए नजर आएंगे आपको लॉक का। ये भी एक कथन है और एक कथन और इनका इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेंगे हम। कि पहले ये देखिए कि लॉक का मुख्य विरोधी जो है वो फिल्मर है, यानी रॉबर्ट फिल्मर है, देवी सत्ता वाला, ना कि हॉब्स। इसके अलावा कुछ इनके घटक भी हुए हैं, जैसे क्रंस्टन, लास्की, बेंटन रसेल, स्टीफन टोनी आदि जो क्रिटिक हुए हैं, यानी इनका विरोध करते हैं। वो मानते हैं कि जो ये रचना है टू ट्रिटी, वो गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में लिखी गई है, यानी जो इससे पहले 1688 में क्रांति हो चुकी थी उसी की आधार तैयार कर रही है किताब, उसी की समर्थन में लिखी गई है, पुष्टि कर रही है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो ये किताबें हैं, जो किताब है इसमें सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव और कार्यक्रम के अलावा जो उनके लोग के बेसिक विचार थे, यानी सीमित सरकार, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद के सिद्धांत, ये सब भी हमें इस किताब में देखने को मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये इस क्रांति को सही साबित कर रही है, इसके समर्थन में लिखी गई है। लेकिन पीटर लॉसलेट इसका बचाव कर लेते हैं और वो अपने शोधों द्वारा ऐसा बताते हैं कि इसकी रचना वो 1683 में हो गई थी। भले इसका प्रकाशन 1690 के आसपास हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1683 में ऐसी क्रांति की मांग कर रहे थे। ये पीटर लॉसलेट का कथन है, ये क्रांति की मांग कर रहे थे, ना कि क्रांति की पुष्टि कर रहे थे। तो इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये भावी क्रांति की मांग कर रहे थे, ना कि जो घटित हो चुकी है क्रांति उसकी पुष्टि कर रहे थे। अब टू ट्रिटीज के बाद हम इनकी कुछ अन्य रचनाओं के बारे में भी ध्यान लेते हैं, जैसे कि एक उनकी प्रमुख रचना है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये उनकी जो नीदरलैंड के दौरान प्रवास हुआ था उस दौर की लिखी हुई रचना है। इसमें लॉक अनुभववाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, यानी इंपीरियलिज्म का जो सिद्धांत है वो बताते हैं। अनुभववाद बेसिकली होता ही है कि आप अपने चारों ओर जो चीजें अनुभव कर रहे हैं उसी के द्वारा मानव अपना विकास करता है, उसी के द्वारा बुद्धि और विवेक का विकास होता है और मानव की एक छवि निर्मित होती है। तो वही अनुभववाद का सिद्धांत है कि कोई भी चीज अनुभव के द्वारा या इंद्रिय ज्ञान के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होती है और इसी के द्वारा एक मनुष्य का विकास होता है। एक इनकी अवधारणा है टेबुला रासा करके, इसे हम आगे देखेंगे। टेबुला रासा ये बेसिकली जो शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है कोरी स्लेट। तो इसके द्वारा वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव कुल मिला के कोरी स्लेट होता है, वो अपने अनुभव, ज्ञान और एक जिंदगी में थपेड़े खाते खाते ही चीजें सीखता है। इस प्रकार एक अन्य रचना है उनकी जो है सम थॉट्स ऑन एजुकेशन का प्रकाशन जो हुआ था वो 1693 में किया गया था। इसमें शिक्षा के अनुभवजन्य दृष्टिकोण को यहाँ वर्णित किया गया है, यानी यहाँ पहली किताब में वो अपना अनुभववाद के सिद्धांत दे रहे हैं और फिर उसे शिक्षा पे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। और लागू भी कैसे, तो वो उसकी सेकंड लाइन में लिखा है, उनका मानना है कि बच्चों की शिक्षा नैतिक मूल्यों और तर्कसंगत सोच पे आधारित होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भाई इंद्रिय ज्ञान या विवेक या बुद्धि की बातें यहाँ कर रहे हैं वो, और टेबुला रासा की अवधारणा यहाँ भी लागू होती है कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, उनमें नैतिक गुणों और तर्कसंगत सोच का विकास करना चाहिए, इसी पे आधारित उनकी शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा एक अन्य रचना है उनकी जो की है ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म की तर्क संगतता, बेसिकली इसका अनुवाद होता है। तो इसकी जो प्रकाशन है वो 1695 में किया गया था। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है किताब, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको लगेगा कि लोग कहाँ ऐसी बात करते होंगे कि ईसाई धर्म की तर्क संगतता। ये कुल मिला के मध्यकालीन जो देवी सिद्धांत चलते थे, एक प्रकार से पांडित्यवाद, वैसी कुछ रचना आपको लगती होगी, लेकिन ये लॉक की रचना है तो आप इसे याद रखिएगा। इनकी रचनाओं के बाद अब हम इनके कुछ सिद्धांतों को बेसिकली हम अगली क्लासों में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, नो डाउट, लेकिन एक ओवर फ्रेम या ढांचा देख लेंगे, यहाँ पे एक ओवरव्यू कर लेंगे इन सब चीजों का, तो आपको आगे कनेक्ट करने में आसानी रहेगी और आपके मन में एक छवि भी बन जाएगी अपने विचारक लॉक के बारे में कि ये बेसिकली व्यक्ति कैसे थे। तो चलिए एक बार एक करके इनको देख लेते हैं। पहला जो इनका सिद्धांत था या विचार था वो अनुभववाद को लेकर था, जिसे हम देख चुके हैं उनकी रचना में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में। इस प्रकार वो मानते थे कि मानव जन्म से एक खाली स्लेट की तरह होता है, यानी टेबुला रासा, जो कि हम देख चुके हैं, और ज्ञान उसे अनुभव से प्राप्त होता है, यानी जो भी है वो इंद्रियों से उसे प्राप्त होगा, वो एक वयस्क नागरिक बनेगा और अच्छा नागरिक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
वो जन्मजात या किस्मत वाली बात यहाँ लागू नहीं करते हैं अपने इंसान के स्वभाव पे। इसके अलावा जो दूसरा इनका दर्शन है या इनके सिद्धांत है वो है प्राकृतिक अधिकार का, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसे आप हर हाल में याद रखिएगा। ये पर्याय है जॉन लॉक का। ये 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करते थे, जैसे जीवन, लाइफ, स्वतंत्रता, लिबर्टी, और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये उन्हें नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार मानते थे। आप इन्हें कैसे भी करके याद रखिए, और बेसिकली इनका इतना बार जिक्र भी होगा कि आपको याद हो ही जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम इनका हॉब्स के दर्शन से कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि जैसे वो एक ही अधिकार को सर्वोच्च मानते थे, वो था जीवन का अधिकार या आत्मरक्षा का अधिकार। उसके बजाय हॉब्स महोदय, लॉक महोदय जो है वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को नैसर्गिक अधिकारों की श्रेणी में रखते थे। इसके अलावा उनका हम सामाजिक समझौता भी अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली सामाजिक समझौते के माध्यम से एक नहीं होता, इनका 2 सामाजिक समझौते होते हैं, जिनके माध्यम से ये पहले राज्य का गठन करते हैं यानी राजनीतिक इकाई बनाते हैं, और फिर उसके बाद सरकार का गठन करते हैं। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि सरकार जनता की सहमति से बनती है, ऐसा कुछ हॉब्स महोदय भी कहा करते थे, लेकिन उनका संदर्भ दूसरा था, इनका संदर्भ दूसरा। अत्याचारी सरकार को बदला जा सकता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप हॉब्स को याद करिएगा कि उनका लेवियाथन है, और जो कॉमनवेल्थ है उसके गठन के बाद उसे बदला नहीं जा सकता या उसके खिलाफ विद्रोह नहीं हो सकता। इनका जो तीसरा विचार है वो धार्मिक असहिष्णुता को लेके है, यानी वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इन्होंने जो जेम्स सेकंड है उनके राज्य में बहुत असहिष्णुता झेली है, वहां कैथोलिक धर्म का प्रभाव था, प्रोटेस्टेंट पे अत्याचार होते थे। तो वही था कि इसीलिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर इतनी चीजें लिखी। उनके 3 ऐसे माने जाते हैं इस पे। तो सरकार को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि इनके जो विचार हैं हमें कहीं भी उनके जो धर्मनिरपेक्षता संबंधी नकारात्मक विचार जैसे कि हॉब्स के दिखाई देते हैं, वैसे कहीं नहीं दिखाई देते। तो ये बात थोड़ी सी आप दिमाग में रखिएगा। वो धार्मिक रूप से सहिष्णुता, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की जरूर बात करते थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की कहीं बातें नहीं दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो एक और अवधारणा चलती है सीमित सरकार की अवधारणा, इसमें जो लिमिटेड गवर्नमेंट की अवधारणा है वो कहीं ना कहीं संविधानवाद से जरूर जुड़ती है। संविधानवाद बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो सरकार या जिस देश की शासन सत्ता संविधान के अकॉर्डिंग चलती है या सीमित हो जाती है संविधान के द्वारा, उसे संविधानवाद कहा जाता है, और उसे ही कहीं ना कहीं सीमित सरकार भी कहा जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि सरकार की शक्तियां नागरिकों के अधिकार तक सीमित होनी चाहिए, यानी नागरिकों के अधिकार को ओवरराइड नहीं करनी चाहिए। एक नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, उनके स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए राज्य के शक्तियों के द्वारा। तो वही है सीमित सरकार की अवधारणा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतने ही। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो बात करेंगे जो लॉक महोदय है उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत की, इसके बाद उनके संपत्ति के सिद्धांत, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की। चलिए, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।